हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस बिलव चैनल बिलव्ड एकेडमी। आज के वीडियो में हम अपने क्लास 11 साइकोलॉजी का जो चैप्टर 2 है जिसका नाम है मेथड्स ऑफ एनक्वायरी इन साइकोलॉजी, उसके रिव्यू क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट किया है। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, आप वहाँ से देख सकते हो। और अगर इसके साथ आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको ज्वाइन करना होगा हमारा टेलीग्राम कम्युनिटी जिसका नाम है बिलव्ड कम्युनिटी। बिलव्ड कम्युनिटी टेलीग्राम चैनल, उसको आप ज्वाइन करो। वहाँ पे मैंने इसका पीडीएफ डाल दिया है। तो ये रही बात जितनी भी इम्पोर्टेंट रही है कि आपको फर्स्ट चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम का भी लिंक है, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। ओके, ज़रूरी बातें हो गई, अब असली बातों पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है, व्हाट आर द गोल्स ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी, कि ये जो हमारा साइंटिफिक रिसर्च है, जो साइंटिफिक इंक्वायरी हम करते हैं, जो रिसर्च हम करते हैं, इसका गोल क्या है, क्या कारण है, हम ये क्यों करते हैं। ओके, तो ट्विस्ट ये है कि गोल जो साइंटिफिक इंक्वायरी का है ना, एक नहीं है, एक से ज़्यादा है। और वो क्या क्या है? सबसे पहला है डिस्क्रिप्शन। Psychologists try to describe behavior and mental processes in detail। किसी भी मेंटल प्रोसेस को या फिर किसी भी तरीके के बिहेवियर को अगर डिटेल में डिस्कस करनी हो, तो अगर किसी चीज़ को डिस्कस करनी हो तो उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। और वो नॉलेज कहाँ से आएगा? जब आप उसके बारे में इंक्वायरी करोगे तब आएगा। ओके, तो पहला हमारा गोल है डिस्क्रिप्शन। किसी भी बिहेवियर को, मेंटल प्रोसेस को हमें डिस्क्राइब करना है, इसलिए हमने साइंटिफिक इंक्वायरी किया है। जैसे कि हाउ स्टूडेंट्स बिहेव इन क्लास और देयर स्टडी हैबिट्स, कि बच्चे क्लास में कैसे बिहेव करते हैं, उनकी स्टडी हैबिट कैसी है, इसको हमने डिस्क्राइब करना है। दूसरा है प्रेडिक्शन। आफ्टर स्टडिंग बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट ट्राई टू प्रेडिक्ट फ्यूचर बिहेवियर। जैसे अगर हमने किसी बिहेवियर को पढ़ लिया, किसी बिहेवियर को इंक्वायरी करके उसको डिस्क्राइब कर लिया, स्टडी कर लिया इसके बारे में, अब आगे क्या हो सकता है, किस तरीके का बिहेवियर शो कर सकता है वो पर्सन, ये भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं साइंटिफिक इंक्वायरी के थ्रू। जैसे कि स्टूडेंट्स हु स्टडी रेगुलरली आर मोर लाइकली टू स्कोर वेल, जो बच्चे रेगुलरली पढ़ते हैं, तो ये एक बिहेवियर है रेगुलरली पढ़ना। हमने इसको स्टडी किया, तो इसके फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या है? इसके फ्यूचर प्रेडिक्शन है कि उस बच्चे का मार्क्स अच्छा आएगा। फिर हमारा तीसरा गोल क्या है? तीसरा गोल है एक्सप्लेन करना। तो जैसे पहले किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना है, वैसे ही एक्सप्लेन करने का मतलब है उसको कारण के साथ बताना। डिस्क्राइब करने का मतलब है क्या घटना घटी है उसको बस आप बता दो, और एक्सप्लेनेशन का मतलब है कि क्या घटना घटी है, क्यों घटी है, वो भी आप बताओ। सो दिस गोल इज टू अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ बिहेवियर। कोई भी बिहेवियर है तो उसका कॉज क्या है, उसका कारण क्या है, ये बात करनी है। फॉर एग्जाम्पल, साइकोलॉजिस्ट में ट्राई टू फाइंड आउट वाई सम स्टूडेंट्स फील मोर एंशियस ड्यूरिंग एग्जाम, कि हो सकता है कुछ बच्चे एग्ज़ाम के टाइम पे ज़्यादा एनजाइटी फील करते हो, ज़्यादा एंशियस हो जाते हो, तो इसका कारण क्या है, ये भी निकालते हैं साइकोलॉजी ढूंढ ढूंढ के इंक्वायरी करके। तो यहाँ पे बिहेवियर है एंशियस हो जाना एग्ज़ाम के टाइम पे, और इसका कॉज क्या हो सकता है? हो सकता है पढ़ाई नहीं की होगी, मॉक नहीं दिया होगा तो प्रैक्टिस नहीं है, या फिर पढ़ाई नहीं की तो नॉलेज नहीं है, नर्वस हो रहा है, इसी वजह से। साथ में हमारा तीसरा मतलब चौथा एक और गोल है कि हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसके कारण पता कर लिया। साइकोलॉजिस्ट टू कंट्रोल बिहेवियर बाय चेंजिंग इट्स कॉज। हमने कारण पता कर लिया कि बच्चे अगर एंशियस हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, हमने इसका कारण पता कर लिया एक्सप्लेनेशन में। तो अब हम क्या कर सकते हैं? हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं उस कारण को चेंज करके। फॉर एग्जाम्पल, रिड्यूसिंग क्लासरूम डिस्ट्रक्शन बाय इम्प्रूव स्टूडेंट्स फोकस। अगर हमें पता है कि बच्चों के क्लासरूम में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस हैं, इसकी वजह से उनका फोकस नहीं बन रहा है, तो हम इस डिस्ट्रक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे मानो क्लासरूम के बाहर अगर कोई मैच प्रैक्टिस होती है या फिर डांस प्रैक्टिस हो रहा है, तो जाहिर सी बात है बच्चों का ध्यान उधर जाएगा, खेलकूद की तरफ, नाच गाना की तरफ। तो हम हो सकता है इस मैच को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दे, प्रैक्टिस को किसी दूसरे रूम में शिफ्ट कर दे। तो इससे हमने क्या किया है, जो डिस्ट्रक्शन है हमने उस डिस्ट्रक्शन को रिड्यूस किया है, और इसीलिए स्टूडेंट का फोकस इम्प्रूव हो जाएगा। ओके, पांचवा है एप्लीकेशन। अब हमने इतनी नॉलेज इकट्ठा कर लिया है तो इनको हम कहीं ना कहीं तो रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे ना, तो यही हुआ एप्लीकेशन। जैसे कि इम्प्रूविंग लर्निंग, लोगों की सीखने सिखाने के प्रोसेस को हम इम्प्रूव कर सकते हैं,
लोग के स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं और किसी भी मेंटल इलनेस हो उसको ट्रीट कर सकते हैं हमने किसी भी बिहेवियर का कारण बता करके उसके बारे में नॉलेज गेन करके। ओके, गोल समझ में आ गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो हमने साइंटिफिक इंक्वायरी किया है जिसके गोल के बारे में हमने अभी पढ़ा वो किस तरीके के स्टेप्स में होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स में होते हैं वो आप बताओ। तो स्टेप्स में हमारा सबसे पहला स्टेप है कॉन्सेप्चुअलाइजिंग ए प्रॉब्लम। तो देखो, अभी हमें किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है, तो सॉल्यूशन निकालने के पहले हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक प्रॉब्लम, है ना, एक प्रॉब्लम चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, पहले हम उसी को डिसाइड करेंगे ना, फिर ना हम इसके सॉल्यूशन पे जाएंगे। तो सबसे पहला है कॉन्सेप्चुअलाइजिंग ए प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या होता है, किसी भी एक टॉपिक को हम सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्टिंग ए टॉपिक एंड नैरोइंग इट डाउन इनटू स्पेसिफिक क्वेश्चंस और प्रॉब्लम। तो हमने किसी एक लार्ज टॉपिक को सिलेक्ट किया है और फिर इसको और नैरो डाउन करके हमने किसी एक क्वेश्चन को लिया है कि इस टॉपिक से हमें ये क्वेश्चन उठाना है और इसके बारे में हमें इंक्वायरी बिठानी है। इंक्वायरी बिठानी नहीं है, इंक्वायरी करनी है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस क्या है कि हमने एक प्रॉब्लम उठा लिया है ना, अब प्रॉब्लम का एक टेंटेटिव आंसर या फिर एजम्पशंस हम बनाते हैं इसके सॉल्यूशन को ढूंढने से पहले, इसको ही हम कहते हैं हाइपोथेसिस। मतलब एक्चुअल में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले प्रोबेबल क्या सॉल्यूशन हो सकती है उसके बारे में एक स्टेटमेंट बनाना, एक थॉट बनाना, उसी को हम कहते हैं हाइपोथेसिस। फॉर एग्जांपल, मोर स्क्रीन टाइम लीड्स टू पुअर स्लीप। ज़्यादा अगर बच्चे फ़ोन देखते हैं तो उनकी नींद ख़राब हो जाती है, उनको अच्छे से नींद नहीं आती है। तो यहाँ पे हमने मानो हमारा जो प्रॉब्लम है वो हमारा हुआ पुअर स्लीप, यानी नींद ख़राब है। तो इसका प्रोबेबल रीज़न हो सकती है कि उस बच्चा जो है वो ज़्यादा फ़ोन देखता है, मोबाइल ज़्यादा देखता है, स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, इसलिए होता है। तो ये एक प्रोबेबल या फिर टेंटेटिव आंसर हो गया। ओके, अब इसके बाद हमने कलेक्ट करना है डेटा। तो हमने प्रॉब्लम डिसाइड कर लिया, हाइपोथेसिस बना लिया, अब हमें डेटा कलेक्ट करना है। तो डेटा इज गैदर्ड यूजिंग अप्रोप्रिएट पार्टिसिपेंट्स। जो पार्टिसिपेंट्स सही है उनसे मतलब डेटा कलेक्ट किया जाता है, सही मेथड का यूज़ किया जाता है, जैसे टेस्ट हो गया, इंटरव्यूज़ हो गए, सही टूल्स जैसे कि क्वेश्चनर्स हो गए या फिर सर्वे ऐसे भी होता है, ये कर सकते हैं। और प्रोसीड्योर्स यानी सही प्रोसेस में डेटा को कलेक्ट किया जाता है। ओके, अब यहाँ पे अप्रोप्रिएट पार्टिसिपेंट का मतलब है जैसे अगर हमने स्टूडेंट्स के ऊपर सिलेक्ट करना है, मतलब स्टूडेंट्स के ऊपर अगर हमें स्टडी करनी है तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट पार्टिसिपेंट्स होंगे स्टूडेंट्स, किसी भी स्कूल के या कॉलेज के ऐसे होगा, है ना। या फिर मतलब जैसे हमें अगर स्टूडेंट्स के ऊपर स्टडी करना है तब हम जो लोग जॉब कर रहे हैं वो हमारे लिए अप्रोप्रिएट नहीं होंगे, तो उनके ऊपर हम स्टडी नहीं करेंगे। ओके, फिर है चौथा स्टेप क्या है, अब हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, अब डेटा को हमने एनालाइज करना है स्टेटिस्टिक्स के थ्रू और चेक करना है कि क्या जो हाइपोथेसिस हमने बनाया है वो सही है या नहीं, यानी हम एक कंक्लूशन पे उतर आते हैं। पांचवा है हमने रिवाइज करा है कंक्लूशन, जो कंक्लूशन हमें मिला है, जो हाइपोथेसिस सही है या नहीं, इस तरीके का जो कंक्लूशन हमें मिला है हमने उसको रिवाइज करना है और देखना है कि जो रिजल्ट है वो हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता है या नहीं। अगर हाइपोथेसिस सपोर्ट नहीं कर रहा है, डू नॉट सपोर्ट द हाइपोथेसिस इज रिवाइज्ड और अ न्यू वन इज फॉर्म्ड फॉर फर्दर रिसर्च। और अगर वहाँ पे हमारा जो कंक्लूशन है वो हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं करता है यानी मैच नहीं होता है, तब क्या होता है, हमने हाइपोथेसिस को दोबारा रिवाइज करना है और नहीं करके बनाना है। ओके, अब हमने डेटा जो कलेक्ट किया है साइंटिफिक इंक्वायरी में उसके क्या क्या नेचर है, यानी किस किस तरीके का डेटा हो सकता है। तो साइकोलॉजिकल डेटा जो है वो हर तरीके का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। उसमें से जैसे ये हुआ कि मान लीजिए डेमोग्राफिक हो गया, डेमोग्राफिक में आ गए हमारा एज, जेंडर या ऑक्यूपेशन। फिर फिजिकल में लिविंग कंडीशन, एनवायरमेंटल फीचर्स। फिर हमारा है फिजियोलॉजिकल यानी बॉडी से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे आपका आएगा हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ये सब आएगा। फिर साइकोलॉजिकल यानी मेंटल लेवल पे। तो ये याद रखना, फिजियोलॉजिकल का मतलब है बॉडी से रिलेटेड और साइकोलॉजिकल का मतलब है मेंटल या माइंड से रिलेटेड। तो इमोशन, थॉट्स, इंटेलिजेंस, यही सारे डेटा होते हैं। अब जो डेटा है ना, डेटा कॉन्टेक्स्ट से अफेक्ट होता है, यानी कौन इंसान इसको किस कॉन्टेक्स्ट में देख रहा है उससे डेटा इफेक्ट होता है। और साथ में कौन से मेथड के थ्रू वो डेटा कलेक्ट किया जाता है, कौन पर्सन उसको प्रोवाइड कर रहा है, यानी पार्टिसिपेंट
कौन है, इसके ऊपर भी डेटा जो है इफेक्ट होता है। इट डज नॉट हैव ए फिक्स्ड मीनिंग अंटिल इट इज इंटरप्रेटेड बाय अ रिसर्चर। तब तक इसका कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं होता जब तक कोई रिसर्चर ना इसको इंटरप्रेट करे और एक सही कॉन्टेक्स्ट दे। ओके, अब हमारा चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न है कि हाउ डू एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप डिफर, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो देखो नाम से ही पता लग रहा है, एक्सपेरिमेंटल का मतलब है यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट होगा, और जो कंट्रोल है वहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, कोई इंडिपेंडेंस नहीं होगा, ये कंट्रोल वे में रहेगा। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है, दिस ग्रुप इज एक्सपोज टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यानी यहाँ पे सारी चीज़ें जो है इन जो भी वेरिएबल यूज़ किया जाता है वो सारे कैसे हैं, इंडिपेंडेंट होंगे, या फिर दोनों में से कोई तो एक वेरिएबल होगा जो इंडिपेंडेंट होगा, और जो पूरा ग्रुप का जो कॉन्टेक्स्ट है वो इंडिपेंडेंटली मतलब वहाँ पे किया जाएगा। सारा ग्रुप का जो फॉर्मेट है वो इंडिपेंडेंट है। जैसे कि स्टूडेंट्स हु लिसन टू म्यूजिक विल स्टडिंग, जैसे कि बच्चों को हमने छूट दे रखी है, ये इंडिपेंडेंट दे रखी है कि आप लोग पढ़ाई के टाइम पे म्यूजिक सुन सकते हो। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सपेरिमेंट करने के टाइम में हमने क्या कर रहा है, हम एक्सपेरिमेंट किस विषय पे कर रहे हैं कि बच्चों को हम म्यूजिक सुनने दे रहे हैं। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंस ये है कि वो कैसे भी सुन सकता है, किसी को क्लासिकल पसंद है, किसी को क्लासिकल सुनना है वो सुन सकता है, किसी को पंजाबी सुननी है वो सुन सकता है, किसी को हिप हॉप सुननी है वो सुन सकता है, किसी को बॉलीवुड, कैसे भी सुनना है वो आराम से सुन सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो वेरिएबल है किस वेरिएबल के ऊपर हमने एक्सपोज किया है इस ग्रुप को, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। और दूसरा कंट्रोल, नाम से ही पता लग रहा है यहाँ पे कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, नो एक्सपोजर टू एनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि हमने बच्चों को कहा कि आप लोग चुपचाप शांति से बैठ के पढ़ाई करो, नॉर्मल सी है, कंट्रोल वे में हमने इसको रखा है। तो वो ग्रुप जिसको हम अपने हिसाब से कंट्रोल करके रखते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट नहीं होता है, वो हमारा होता है कंट्रोल ग्रुप, और इसकी जो अपोजिट होता है वो होता है हमारा एक्सपेरिमेंट। तो बाय कंपेयरिंग बोथ ग्रुप्स रिसर्चर फाइंड द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो रिसर्चर दोनों ग्रुप को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट क्या है कौन से ग्रुप के ऊपर। ओके, पांचवा प्रश्न क्या कहता है भाई, हाँ अच्छा साइकिल वाला आ गया। ओके, सो पांचवा प्रश्न है कि ए रिसर्चर इज स्टडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड ऑफ साइकिलिंग एंड द प्रेजेंस ऑफ पीपल। तो स्पीड ऑफ साइकिलिंग है हमारा एक वेरिएबल, और दूसरा हमारा है लोगों का प्रेजेंस ऑफ पीपल। ओके, फॉर्मुलेट अ रेलेवेंट हाइपोथेसिस एंड आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस रिसर्च में आप एक ऐसी एक हाइपोथेसिस फॉर्म करो और यहाँ पे आप बताओ कि इंडिपेंडेंट कौन सा है और डिपेंडेंट कौन सा है। तो यहाँ पे हमने एक हाइपोथेसिस ये लिया, हाइपोथेसिस क्या लिया हमने कि द प्रेजेंस ऑफ पीपल इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ साइकिलिंग। तो हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक है स्पीड और एक है पीपल। ओके, तो यहाँ पे हमने यह हाइपोथेसिस लिया, द प्रेजेंस ऑफ पीपल इंक्रीज द स्पीड ऑफ साइकिलिंग, कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा स्पीड होगी। अब कैसे होगी, जैसा हम ऐसा कह सकते हैं कि चलो एक दो लोग होंगे या कम लोग होंगे तो वो लोग ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, ऐसे आराम आराम से टहलने के टाइप साइकिल चलाएंगे। लेकिन अगर ज़्यादा लोग होगा, उनमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा, ज़्यादा लोग होंगे, एंथुजियाज्म ज़्यादा होगा, तो वो लोग ज़्यादा स्पीड से चलाएंगे, यानी साइकिल की स्पीड ज़्यादा होगी। ये हमने हाइपोथेसिस फॉर्म कर लिया। ओके, सिंपल सी बात है, आप कुछ भी अपने हिसाब से कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हुआ, देखो इंडिपेंडेंट वो है जो कि इंडिपेंडेंट है यानी जिसको जो कि चेंज हो सकता है टाइम के साथ, कॉन्टेक्स्ट के साथ। तो प्रेजेंस ऑफ पीपल, लोगों का प्रेजेंस, लोगों का उपस्थिति जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि अब हो सकता है सारे जो लोग हैं वो 13 से लेकर 18 के बीच में हो, टीन एज के लोग हो सकता है सारे लोग 20 से लेकर 28 के बीच के हो, अलग अलग हो सकते हैं, या फिर हो सकता है टोटल सिर्फ 10 ही लोग हो, या फिर हो सकता है 50 लोग हो जाए। तो ये क्या है, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी ये चेंज हो सकता है, लोगों की उम्र बदल सकती है, कितने लोग होंगे वो भी बदल सकता है। और डिपेंडेंट कौन सा हुआ, स्पीड ऑफ साइकिलिंग। अब ये तो लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कौन कितना स्पीड से चलाएगा, तो ये डिपेंडेंट है। ओके, समझ में आई बात। ओके, फिर हमारा छठा प्रश्न है, छठा प्रश्न के पहले मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ। छठा प्रश्न हमसे पूछता है डिस्कस द स्ट्रेंथ्स एंड, अरे बाप रे कहाँ जा रहे हो, अच्छा, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड एज अ मेथड ऑफ एनक्वायरी।
तो जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है उसके क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या वीकनेस है, वो आप बताओ। सबसे पहला स्ट्रेंथ ये है कि ये कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप हमें एस्टेब्लिश करके देता है। तो एक्सपेरिमेंट में जैसे हमने कहा कि हमने म्यूज़िक चला के बच्चों को पढ़ने बिठाया और इससे स्टडी हुआ। तो यहाँ पे हमारा जो कारण हुआ, तब म्यूज़िक हमने चलाया और इसका इफेक्ट है कि बच्चों के स्टडी में फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ गया या फिर घट गया, कुछ भी हो सकता है। मैं मान रही हूँ कि पॉजिटिव में चेंजेस हुआ है, बढ़ा है। कुछ लोगों का म्यूज़िक सुनने से पढ़ाई में ध्यान लगता है, कुछ लोगों का डिस्ट्रैक्शन होता है, वो अपनी अपनी श्रद्धा है सबकी। ओके, तो यहाँ पे हमारा एक कॉज इफेक्ट है, यानी कॉज कोई कारण और कोई इफेक्ट है, उसका रिलेशनशिप हमें बताता है। बहुत अच्छी बात है। कैन बी रिपीटेड टू चेक रिजल्ट। अगर एक जगह म्यूज़िक सुन के बच्चों का रिजल्ट अच्छा आया तो दूसरी जगह पे हम उनको सुना सकते हैं, या फिर उसी ग्रुप को दोबारा हम सुना सकते हैं। तो बार बार इसको रिपीट किया जा सकता है। और इसमें जो सेटिंग है वो कंट्रोल्ड वे में है, यानी ये जो म्यूज़िक का भी जो भी चीज़ें हैं, इसका कंट्रोल भी हमारे हाथ में ही है, किसी और के हाथ में नहीं है। हमारे पास है कि हम कितना लाउड म्यूज़िक सुनवाएं, हमारे पास है कि हम कौन सा म्यूज़िक इनसे सुनवाएं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसका वीकनेस क्या है? वीकनेस है कि मे नॉट रिफ्लेक्ट रियल लाइफ सिचुएशन। अब देखो, नाम है एक्सपेरिमेंट, हम किसी भी चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करें, जाहिर सी बात है, हो सकता है कि वो रियल लाइफ में कोई इसका मेल ना खाओ। और जो भी वेरिएबल्स है, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल है, उस पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम उसको अपने हिसाब से एकदम से अपनी मर्ज़ी से मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। हाँ, उसका सेटिंग जो है, ये आप कंफ्यूज मत होना, उसका जो सेटिंग है वो कंट्रोल है कि क्या करना है वो हम कर सकते हैं, लेकिन कौन सा चीज़ कितना करना है, क्या चीज़ है, वो भी कभी कभी हमारे हाथ में नहीं होती। यानी सम वेरिएबल्स, कुछ कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनको कि हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है, एक्सपेरिमेंट करना है तो पैसे तो लगेंगे भाई, महंगा तो होगा और टाइम भी लगेगा, तो टाइम कंज्यूमिंग है। ओके, फिर हमारा 7वां प्रश्न है डॉक्टर कृष्णन जी के बारे में। ओके, बहुत अच्छी बात है। सो डॉक्टर कृष्णन जी क्या करने जा रहे हैं, आप ये सुनिए। तो डॉक्टर कृष्णन जी इज गोइंग टू ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड चिल्ड्रंस प्ले बिहेवियर एट ए नर्सरी स्कूल विदाउट अटेम्प्टिंग टू इन्फ्लुएंस और कंट्रोल द बिहेवियर। तो एक नर्सरी स्कूल में बच्चों का नाटक देखने जा रहे हैं, बच्चों का प्ले देखने जा रहे हैं, और उनके बिहेवियर को रिकॉर्ड करेंगे, कोई भी इन्फ्लुएंस के बिना और कोई भी कंट्रोल के बिना उनके बिहेवियर पे। तो which method of research is involved and explain the process and discuss its merits and demerits। तो यहाँ पे देखो, बहुत घुमा घुमा के क्वेश्चन आया है। सबसे पहले आपको बताया कि यहाँ पे मेथड कौन सा है ये बताओ, फिर आपसे पूछा है कि प्रोसेस कौन सा है वो बताओ, फिर आपसे पूछा जो प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेस का मेरिट बताओ, डीमेरिट बताओ। तो यहाँ पे आपसे नाम नहीं बोला, पहले बोला था ना कि एक्सपेरिमेंट का मेरिट डीमेरिट बताओ, यहाँ पे ऐसा नहीं है। सॉरी, मेरिट डीमेरिट नहीं, स्ट्रेंथ और वीकनेस। ओके, तो यहाँ पे कौन सा मेथड है? तो मेथड हमारा है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। यानी सबसे पहले हम कहेंगे, अब अगर सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन भी कहेंगे तब भी सही है। तो मेथड कौन सा है? हमारा ऑब्जर्वेशन है, और वो नेचुरल सेटिंग में हो रहा है, यानी उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, तो हम कहेंगे नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। कौन से प्रोसेस के थ्रू हो रहा है? अब प्रोसेस ये है कि डॉक्टर कृष्णन जी जो है ऑब्जर्व चिल्ड्रन इन देयर नेचुरल सेटिंग विदाउट इंटरफेरेंस। तो डॉक्टर कृष्णन जी बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे हैं इनके नेचुरल सेटिंग में, कोई भी इंटरफेरेंस के सिवाय। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रोसेस। अब यहाँ पे मेरिट क्या है और डीमेरिट क्या है? तो मेरिट्स में है कि रियलिस्टिक बिहेवियर इज ऑब्जर्व्ड। रियलिस्टिक बिहेवियर जो भी हो रहा है वो रियल टाइम में हो रहा है, और वो रियल बिहेवियर ही देख रहा है। क्योंकि अगर मानो कोई बच्चा है बहुत गंदा है, बहुत शरारती है, तो वो अपने नेचुरल सेटिंग में, अपने रियल लाइफ में ऐसे ही है, लेकिन अगर उसको बोल दिया कि तुमको कोई रिकॉर्ड कर रहा है, तो वो अच्छा बनने की कोशिश शायद करता, पर यहाँ पे वो कर नहीं पा रहा है। ओके, दूसरा है कि यूजफुल फॉर अर्ली रिसर्च स्टेजेस, और ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट होगी वो रिसर्च स्टेजेस में यूज़फुल होगा, इसको यूज़ किया जा सकता है बाद में भी और रिसर्च में। और इसका डीमेरिट से टाइम कंज्यूमिंग है। अब भाई बैठो बच्चों का नाटक देखो, टाइम कंज्यूमिंग तो है। और दूसरी बात है, ऑब्जर्वर बायस कैन इफेक्ट रिजल्ट। जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी जो हमारे डॉक्टर कृष्णन जी हैं, हो सकता है उनकी अपनी कोई बायस हो, अपना पर्सनल, कि हो सकता है कुछ बातें उनको सही लगे, कुछ बातें जो गलत है, कुछ बातें जो गलत है वो उनको सही लगे। तो अपना अपना हर एक का एक बायस होता है, तो हो सकता है इनका भी हो, तो यहाँ पे एक बायस आ जाएगा। ओके,
क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या जानना चाह रहा है? सो गिव टू एग्जाम्पल ऑफ द सिचुएशन वेयर सर्वे मेथड कैन बी यूज्ड, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड। तो एक आप अगर ट्रेंड नोटिस करोगे, हर एक चीज़ की ना आपको मेरिट और डीमेरिट, मतलब आप इनको स्ट्रेंथ कहो, वीकनेस कहो, लिमिटेशन कहो, कुछ भी कहो, मतलब अलग अलग नाम अलग अलग है। मतलब बहुरूपी है, कह सकते हैं बहुरूपिया नाम है इनका, लेकिन इनका मेन मीनिंग एक ही है। ओके, तो अब दो ऐसे सिचुएशन बताओ जहाँ पे सर्वे यूज़ किया जाता है। तो सर्वे जैसे लोगों का ओपिनियन, स्टूडेंट्स का ओपिनियन ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर क्या अच्छा है या क्या बुरा है, या फिर क्या मतलब न्यूट्रल है। न्यूट्रल का कैसे साइन बनाऊँ, एन बना देती हूँ, न्यूट्रल है। या फिर पीपल एटीट्यूड्स टूवर्ड्स हेल्थ हैबिट्स, क्या सुबह उठना चाहिए, ना या हाँ, सुबह उठना हेल्दी है। क्या जॉगिंग करना चाहिए, क्या वॉकिंग करना चाहिए। तो ऐसे अलग अलग चीज़ पे मानो क्या जॉगिंग करना चाहिए या फिर क्या वॉकिंग करना चाहिए, तो कौन किसको चूज़ करे। तो अलग अलग हेल्थ के हैबिट के ऊपर लोगों का क्या एटीट्यूड है, और ऑनलाइन एजुकेशन या किसी भी चीज़ के ऊपर बच्चों का क्या ओपिनियन है, उसको जानने के लिए हम सर्वे का यूज़ कर सकते हैं। अब सर्वे का क्या दिक्कत है, सर्वे में क्या लिमिटेशन आ गई भाई साहब? तो सर्वे में लिमिटेशन ये है कि लोगों का हो सकता है लोग गलत आंसर दे, आपको पता नहीं है। किसी को शायद जॉगिंग करना पसंद हो, लेकिन वो बोलेगा नहीं वॉकिंग अच्छा है। किसी ने शायद ऑनलाइन कोचिंग से पढ़ के पास किया हो, लेकिन वो बोलेगा नहीं ऑनलाइन कोचिंग अच्छा नहीं है, ऑफलाइन सही रहता है। तो अब क्या कर सकते हो, अगर लोग गलत चीज़ बोल दे तो कुछ नहीं कर सकते। फिर है रिस्पॉन्सेज में भी बायास्ड और इनकम्प्लीट। कई बार रिस्पॉन्सेज में बायास रहती है कि हाँ मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मैंने पढ़ के एग्ज़ाम निकाला तो है, लेकिन अच्छा ऑफलाइन ही रहता है। तो यहाँ पे आप इसको ऑनलाइन को आप अच्छा भी बोल रहे हो, लेकिन आप इधर भी सपोर्ट कर रहे हो, यानी आपका बायस है। या फिर लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डीपर इमोशन और रीज़न, या फिर कुछ लोग क्यों कुछ आंसर दे रहे हैं, इसके पीछे इनका डीप डाउन कौन सा मेंटालिटी है वो हमें नहीं पता, तो कुछ नहीं हो सकता इधर, क्योंकि वो हम पता नहीं कर सकते। ओके, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक इंटरव्यू में और एक क्वेश्चनर में डिफरेंस बताओ। तो क्वेश्चनर या फिर अगर सर्वे, जैसे मतलब सर्वे के क्वेश्चनर के थ्रू ही सर्वे होता है, तो आप ऐसे समझो कि इसमें डिफरेंस क्या है। तो जाहिर सी बात है भाई साहब, सबसे पहला है कि जो इंटरव्यू है वो फेस टू फेस होगा, आमने सामने बैठ के बंदा इंटरव्यू देता है, फिजिकली या फिर वर्चुअली भी हो, लेकिन फेस टू फेस होता है। फ्लेक्सिबल एंड अलाउज फॉलोअप क्वेश्चन, यहाँ पे फॉलोअप क्वेश्चन है। जैसे अगर हम कोई पूछा कि ठीक है आप अपने बारे में बताइए, आपने कहाँ से पढ़ाई की, तो बोलेगा हाँ मैं यहाँ से पढ़ाई किया है, मैंने इस सब्जेक्ट को चूज़ किया है। तो फिर फॉलोअप एक क्वेश्चन आता है, आपने फिर इस सब्जेक्ट को क्यों चूज़ किया है, या फिर ये। या फिर टाइम कंज्यूमिंग है और नीड्स ट्रेन इंटरव्यूअर्स। तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम तो लगता है भाई साहब, और यहाँ पे जो लोग इंटरव्यू ले रहे हैं ना वो लोग ट्रेंड है होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अभी किसी को बिठा दिया, नहीं ऐसा नहीं होता। और क्वेश्चनर में क्या होता है कि रिटन क्वेश्चन होता है, एक साथ बहुत लोगों को दिया जा सकता है, मतलब ये 1 to many है, और ये वाला 1 to 1 है। ओके, और लेस टाइम एंड कॉस्ट, कम टाइम लगता है, कम पैसा लगता है, नो चांस फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ आंसर। और जैसे वहाँ पे फॉलो अप क्वेश्चन होता है, एक सवाल के बाद दूसरे सवाल पूछ सकते हो, इधर कोई चांस नहीं है, जो आंसर दे दिया वही है, क्योंकि क्वेश्चन है भाई, ऑप्शन है 2 3 4 5, बच्चों ने एक सिलेक्ट कर दिया, बस हो गई बात ख़त्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 भाई साहब लंबा तो है, अच्छा अभी 2 ही क्वेश्चन और बचे हैं। गर्मी लग रहा है, मैं थक भी रही हूँ थोड़ा सा इसलिए आप लोग देखना धीरे धीरे मेरी आवाज़ में थोड़ी वो आ जाती हैं बट ऐसा नहीं है। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। कोई भी टेस्ट अगर हम ले रहे हैं तो हम कैसे पता लगाए कि वो एक स्टैंडर्ड टेस्ट है, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। सबसे पहले ऑब्जेक्टिविटी देखना है कि रिजल्ट का, टेस्ट का जो रिजल्ट है वो अनबायस्ड होनी चाहिए, वहाँ पे कोई अपना बायास नहीं होनी चाहिए, किसी की पर्सनल बायास नहीं होनी चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन, सम मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ऑल, सेम मेथड, एक स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए कि एक ही तरीके के मेथड सबके लिए यूज़ किया जाता है, तभी वो स्टैंडर्ड है ना, क्योंकि एक स्टैंडर्ड चीज़ वही होती है जो सब यूज़ कर सकते हैं। फिर है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी तब होती है जब एक टेस्ट बार बार कंसिस्टेंट अच्छा रिजल्ट दे रहा हो, या फिर सेम तरीके का रिजल्ट दे रहे हो, हम कहेंगे कि ये रिलायबल है।
फिर वैलिडिटी देखनी चाहिए। वैलिडिटी का मतलब होता है कि इसने जो मेजर करके देगा बोला है, क्या वो दे रहा है, मेजर व्हाट इट इज सपोज टू मेजर, है ना। अगर एक टेस्ट है जिसके कि हम आईक्यू मेजर करने वाले हैं, तो अगर वो ईक्यू मेजर कर रहा है, लोगों का आईक्यू के बदले ईक्यू कर रहा है, तब वो वैलिड नहीं है, क्योंकि वो दावा कर रहा है कि आईक्यू मेजर करेगा और कर वो ईक्यू रहा है, तब वो वैलिड नहीं है। तो जो बोल रहा है वही मेजर अगर कर रहा है तब वो वैलिड है। ओके, नेक्स्ट है नॉर्म्स। नॉर्म्स में प्रोवाइड्स कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड ग्रुप। तो नॉर्म्स का मतलब होता है अनसेट रूल्स। अगर हम सोसाइटल नॉर्म्स ये वगैरह देखें तो अनसेट रूल्स, तो नॉर्म्स का मतलब है अनसेट रूल्स। तो क्या वो कुछ रूल्स को फॉलो कर रहा है और इन रूल्स के थ्रू हम इसको किसी भी और स्टैंडर्ड ग्रुप के साथ, टेस्ट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो अगर इतनी चीज़ें हैं, ऑब्जेक्टिविटी अगर सही है, स्टैंडर्डाइजेशन सही है, रिलायबिलिटी है, वैलिडिटी है, नॉर्म्स के थ्रू वो जा रहा है, तब वो स्टैंडर्ड टेस्ट है। ओके, फिर हमारा 11वां क्वेश्चन, 11वां होता है या फिर 11 नंबर कैसा होता है, आप लोग कमेंट में बताना। तो सही हिंदी मुझे ढंग से उतना नहीं आता, मतलब बोलने लायक आता है बट ठीक है। सो डिस्क्राइब द लिमिटेशन ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। ये जो अब तक हम साइकोलॉजिकल इंक्वायरी बिठा के आ रहे हैं ना, नहीं हमने तो बिठाई थी साइंटिफिक इंक्वायरी सबसे पहले। ओके, तो अब हमने हमसे पूछा है कि साइकोलॉजिकल इंक्वायरी की लिमिटेशन बताओ। तो देखा, मैंने कहा था ना, लिमिटेशन हो सकता है, डीमेरिट हो सकता है, या फिर आपको बोलेगा वीकनेस है। तो अलग अलग नाम हो सकता है, लेकिन इसका मीनिंग एक ही, आपको ये याद रखना है। ओके, तो लिमिटेशन क्या है? हाँ, तो साइकोलॉजिकल इंक्वायरी में क्या होता है, नो ट्रू जीरो पॉइंट, यानी जो भी मेजरमेंट्स है वो रिलेटिव है, कोई एब्सोल्यूट नहीं है। क्योंकि जो साइकोलॉजिकल चीज़ें होती है ना, वो हमारी मेंटल प्रोसेस में है, मेंटल प्रोसेस है, वो माइंड में होती है। तो उनके कोई एब्सोल्यूट आंसर नहीं होते, वो सब रिलेटिव है। मतलब एक के बाद एक इंटरप्रिटेशन हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या है वो हम नहीं बता सकते। तो इसका कोई एब्सोल्यूट आंसर नहीं है। ओके, फिर कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होता है। ए टेस्ट मेड फॉर वन कल्चर और सेटिंग में नॉट वर्क फॉर अनदर। तो क्योंकि ये जो टेस्ट है या फिर साइकोलॉजिकल इंक्वायरी में जो भी टेस्ट हम यूज़ करते हैं वो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होता है, मतलब एक कॉन्टेक्स्ट के लिए एक टेस्ट होता है। तो इसको अगर एक कल्चर के लिए बनाया गया है या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर सेटिंग के कॉन्टेक्स्ट में बनाया गया है, तब ये दूसरे कल्चर, दूसरे सेटिंग के लिए काम नहीं करेगा। फिर है सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, रिजल्ट में बेरी ऑन द रिसर्चर पर्सनल व्यूज़। तो यहाँ पे पर्सनल व्यूज़ कहे या फिर पर्सनल बायस कहे, वो बात एक ही है, क्योंकि यहाँ पे कोई एब्सोल्यूट आंसर नहीं है, सारे के सारे रिलेटिव आंसर है या फिर इंटरप्रिटेशन है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो जाहिर सी बात है जो रिसर्चर है उनके बायस पे डिपेंड करेगा। ओके, और चौथा एक और लिमिटेशन है, द डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल वेरिएबल्स, ह्यूमन बिहेवियर इज़ कॉम्प्लेक्स एंड इन्फ्लुएंस बाय मैनी फैक्टर। तो क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल जो है ह्यूमन बिहेवियर के बारे में है, ह्यूमंस के बारे में है, तो इनको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे एब्सोल्यूट आंसर नहीं है, और अगर जो टेस्ट है, जो टूल्स है, वो टूल्स अगर कल्चर के बेस पे बनाया गया है, किसी एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के बेस पे, तो दूसरों के लिए हो सकता है वो काम ना करे। तीसरा है कि जो बंदा रिसर्चर है उसका अपना कुछ व्यू हो सकता है, व्यू पॉइंट हो सकता है, कुछ बायस हो सकता है। और चौथा है कि क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर है, तो जो दूसरे अलग अलग वेरिएबल है हम उनको कंट्रोल उतना नहीं कर सकते हैं। ओके, फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ओके, लास्ट क्वेश्चन में बहुत ही एक प्यारा सा, सिंपल सा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि इतने देर से हमने इतना कुछ किया है, ये एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपेरिमेंट, ये इंक्वायरी, वो इंक्वायरी, तो आप अभी ये बताओ कि इतनी सारी चीज़ों को करने के लिए कौन से एथिकल गाइडलाइंस है जिनको कि हमें फॉलो करना है, या फिर कौन से वो एथिक्स है जिनको हमें मानना चाहिए। सबसे पहला है वॉल्यूंटरी पार्टिसिपेशन। जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है ना, वो वॉल्यूंटरीली अपनी मर्जी से करना है उसको। पार्टिसिपेंट शुड ज्वाइन विलिंगली, वो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से करना चाहिए पार्टिसिपेट। इन्फॉर्म कंसेंट, करने से पहले उसके ऊपर टेस्ट, कोई भी एक्सपेरिमेंट, उसका कंसेंट यानी उसका परमिशन ले लेना चाहिए। पार्टिसिपेंट मस्ट नो द पर्पस एंड द प्रोसेस, उसको पर्पस पता होना चाहिए कि क्यों कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उसको प्रोसेस पता होना चाहिए कि मेरे साथ ये होगा।
ओके, डीब्रीफिंग। तो डीब्रीफिंग में क्या है कि इस किसी भी पार्टिसिपेंट को टेस्ट का रिजल्ट कैसा आ सकता है, उसका पर्पस क्या है आफ्टर स्टडी, वो आप बता दो, यानी ब्रीफली बता दो आप उसको। कॉन्फिडेंशियली उनकी सारी जो भी इंफॉर्मेशन है उनको प्राइवेट रखो, कॉन्फिडेंस रखो, कॉन्फिडेंशियल मतलब कॉन्फिडेंस में रखो, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखो। फिर है शेयरिंग रिजल्ट्स। अपने पार्टिसिपेंट को अपने आउटकम के बारे में बताना है, मतलब उसको रिजल्ट के बारे में, क्या आउटकम आ रहा है, क्या रिजल्ट आ रहा है, पार्टिसिपेंट को पता होना चाहिए। और अवॉइडिंग हार्म, कोई भी हार्ट नहीं हो सकता पार्टिसिपेंट मेंटली या फिर फिजिकली। अगर होता है तो उसका जो भी मतलब रिक्वायर्ड एक्शन है वो आपको बेयर करना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैंने जितना कैजुअली हो सकता है मेरे से आराम आराम से मैंने समझाया है। चैप्टर 1 के रिव्यू क्वेश्चंस को मैंने कंप्लीट किया है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का देख सकते हो। आपको नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो। व्हाट्सएप चैनल तो ज्वाइन करो, साथ साथ आप टेलीग्राम भी ज्वाइन करो। अच्छा, ये मैंने टेलीग्राम डाला नहीं है, माय बैड। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे मैंने PDF डाला है एक्चुअली। ओके, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर इसके साथ साथ आप लोगों को मुझसे जुड़ना है, पर्सनली जुड़ना है सोशल मीडिया के थ्रू, तो मेरा इंस्टा ID है प्रियशी सूत्रधर, साथ में आपको बिलव्ड एकेडमी भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप लोग मुझे आराम से ढूंढ ही सकते हो। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को क्लासेस अच्छा लग रहा होगा। क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है, अच्छा है, बुरा है, कुछ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताना। क्योंकि मैं काफ़ी मतलब 5 साल हो गए मुझे ऑफलाइन पढ़ाते हुए, बट ऑनलाइन ये मेरा पहला साल है। तो इसलिए मुझे उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि ऑनलाइन में कैसे होता है, क्या होता है। क्योंकि ऑफलाइन तो बच्चों से 1 to 1 इंटरेक्शन होता है। तो आप लोग अगर बताएंगे तो अच्छा रहेगा, आपके लिए भी मेरे लिए भी। थैंक यू।